कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे कारवां टीवी चैनल में। मैं हूं आपके साथ रियाज गुड्डू अंसारी। जैसा कि आपको पता है, यूक्रेन में एक युद्ध छिड़ा हुआ है जिसमें हज़ारों की तादाद में पूरे भारतीय फंसे हुए हैं। उसमें से आज बरेली नवाबगंज से सटे गांव रिछलो के फैतुल्ला के 2 बच्चे वहाँ से बिल्कुल महफूज आए हुए एक नवाबगंज के और एक रिछोला के, एक ही परिवार के 2 बच्चे आए हुए हैं। एक असलम खान है, जो असलम खान हमारे साथ बने हुए हैं। हम जानेंगे वहाँ का खौफनाक मंजर किस तरीके का था और किस तरीके का वहाँ का रवैया था लोगों का, और किस तरीके की ज़िंदगी इतने दिनों में उन्होंने जी है। तो असलम खान, मैं जानना चाहूँगा कि वहाँ की लाइफ के बारे में, किस तरीके की लाइफ रही इतने दिनों की, जो खौफनाक मंजर था, किस तरीके का वो मंजर। तो वहाँ का लाइफ तो उस टाइम के बहुत ज़्यादा टफ थी, क्योंकि हम रात को सो नहीं पाते थे। डर बना रहता था कि कब जाके बॉम्ब कहाँ गिर जाए, क्या हो जाए, कुछ नहीं पता था। और फिर वहाँ पर जैसे सायरन की आवाज़ रात में बोलती तो हम लोग को शेल्टर में तुरंत जाना पड़ता था, बंकर के अंदर। 2 रात तो हमने इस तरीके से गुजारे। फिर दूसरी रात हमने फैसला लिया कि वहाँ से सबको जाने का। पहली बात तो गवर्नमेंट का ऑर्डर ही आ चुका था कि आप सब लोग मतलब देश को छोड़ दीजिए। तो जब वहाँ से हमने देश छोड़ने का फैसला लिया, तो रात में हम गए, तो वो रात में हमको लाइफ काटना उस टाइम की बहुत टफ थी। पहले तो जो बॉर्डर क्रॉस करना था वो सबसे बड़ा टारगेट था, क्योंकि हमको जो बस ने जो था 15 किलोमीटर पहले बॉर्डर से हमें छोड़ दिया था। तो हम 15 किलोमीटर तक पैदल चलते हुए गए, और हमारे हाथों में सामान था, खाने का सामान था, पानी की बोतलें थी 5-5 लीटर की। तो 15 किलोमीटर पैदल हमने रास्ता तय किया। फिर जैसे तैसे वहाँ तक पहुँचे बॉर्डर तक। तो बॉर्डर पर भी लाखों लोग की लंबी लंबी लाइनें थी, बहुत लंबी भीड़ थी। और उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि कोई लाइन से आगे बढ़ता हो, उसमें रैंडमली था, जो जैसे पार कर जाए अपनी ताकत से, अपनी सोच से जैसे पार कर जाए। तो वो वहाँ पर एक तो ठंड बहुत थी, -5 डिग्री टेम्परेचर का टेम्परेचर था। और वहाँ पर जो एक तो हम लोग थे, दूसरे वहाँ पर नाइजीरियन लोग भी थे जो काफ़ी लंबे चौड़े होते हैं, तो उनसे आगे निकलना एक बहुत बड़ा टारगेट था। तो वहाँ पर हम लोग 6-7 घंटे में लाइन में लगकर हम लोगों ने किसी तरीके से बॉर्डर को पार किया। पार करने के बाद जो वहाँ पर कई एम्बेसी थी, इंडियन एम्बेसी, उन लोगों ने हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, क्योंकि कहाँ की थी? इंडियन एम्बेसी रोमानिया में। रोमानिया की। जी, रोमानिया में इंडियन एम्बेसी थी। वहाँ के लोगों ने ज़्यादा परेशान जी। किया, जो वहाँ की आर्मी है यानी कि। नहीं आर्मी नहीं, एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी, हमारे अच्छा। क्या नाम, दूत जो भारतीय दूत होते हैं, वो लोग, उन लोगों ने ज़्यादा जिनको जिम्मेदारी दी गई थी कि हम लोग को निकालने की। अच्छा, उन्हीं ने परेशान उन्होंने किया है। बहुत ज़्यादा परेशान किया। पॉलिसी निकाली। 2 टाइप के थे, एक तो जो हमको बॉर्डर पे मिले थे, बॉर्डर पे जिसको हमें एयरपोर्ट छोड़ना था, क्योंकि बॉर्डर से एयरपोर्ट कम से कम 700 किलोमीटर दूर था। और दूसरे वो लोग थे जो एयरपोर्ट पे थे, जो हमें रिसीव कर रहे थे, वो तो बहुत अच्छे लोग थे। लेकिन जो बॉर्डर पे थे, जिनको हमारी जिम्मेदारी थी हमको एयरपोर्ट छोड़ना, उन लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया, बहुत ज़्यादा। 12 घंटे हम उन लोगों की वजह से सिर्फ पैदल घूमते रहे हैं, और वो खुद भी भाग गए थे। उन्होंने अपना फ़ोन नंबर स्विच ऑफ करके रखा था। अच्छा, सरकार का यहाँ पर रवैया जानना चाहूँगा, सरकार का रवैया किस तरीके का? सरकार ने अपनी तरफ से पूरा काम किया। सरकार की वजह जो आज हम लोग यहाँ पर हैं, लेकिन सरकार को ये चीज़ें थोड़े पहले करना चाहिए थी, जो चीज़ सरकार अब कर रही है। कि 20,000 बच्चा है, उसको निकालना इतना मतलब आसान तो है नहीं कि 2-4 दिन में निकाल लो, लेकिन फिर भी जो वो 2 फ्लाइट भेज रही है, उसको वो 5-6 फ्लाइट भेजना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो आज काफ़ी बच्चा बाहर आ जाता निकल के। असल मैं एक बात कहूँगा, जिस तरीके से आपने एक वीडियो वायरल की थी, वो पूरे देश में आग की तरफ फैली थी। वो वीडियो आपने क्या सोच के बनाई थी? वो वीडियो ऐसा था कि हम लोग बहुत ज़्यादा वहाँ बैठे हुए थे। उस टाइम हम वहाँ पर एम्बेसी से परेशान हो चुके थे, क्योंकि एम्बेसी वाला हमको बोलता था कि जैसे हम लोग को बॉर्डर से बस के थ्रू वहाँ जाना था, एयरपोर्ट पर कम से कम 700 किलोमीटर का फासला था। तो बस जो था हमको एम्बेसी प्रोवाइड कराती। तो एम्बेसी हमसे कहती थी कि बस यहाँ आएगी, फिर हमें दूसरी जगह भेज देती। 7 किलोमीटर हम पैदल जाते, फिर वापस यहाँ बुला लेती। इस तरीके से कम उसने 10-20 बार परेशान किया हमको, और लास्ट में वो अपना वो दे के चली गई, मतलब धोखा दे के चली गई, वहाँ से ही भाग गई। तो लोकल की जो पुलिस थी और लोकल के लोग थे, वो हम उनसे बात कर रहे थे, वो लोग कह रहे थे कि तुम्हारी एम्बेसी भाग गई, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उनकी जिम्मेदारी तो उन लोग को वहाँ यहाँ से बाहर निकालना। फिर हम लोग फाइनली वहाँ पर जाके लेट गए, ऐसे ही बैठ गए थे कि हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हमने ऐसी सोच के वीडियो बनाई थी कि आगे कोई इसको देखो सब पता लगा कि हम लोग के किस टाइम यहाँ पर क्या कंडीशन है, इसलिए वो वीडियो मैंने ऐसी रैंडमली बना ली थी। आज वही वीडियो आपकी काम आई जो आज आप यहाँ पर हैं। एक बात और जानना चाहूँगा असलम, अभी मैं आपकी आंखों से लग रहा है कि आप सो के आए हैं। लेटा हुआ था बिल्कुल। हाँ, तो क्या लग रहा है, अभी भी आप यूक्रेन में ही नजर आते हैं, वो खौफनाक मंजर देखते हैं?
जब हम लोग अभी रात में हम दोनों बातें कर रहे थे, हम दोनों जब दिल्ली से आनंद विहार की तरफ बस से टैक्सी जा रहे थे, तो वहाँ का मंजर ये था कि एयरपोर्ट का 15 किलोमीटर तक एक सिंगल लाइटें लगी हुई थी, बिजली के पोल होते हैं ना, वैसी लाइटें लगी हुई थी। और उन लाइटों को देखते हुए हम चल रहे हैं वहाँ पर, और यही सोचा कि लाइटें जब खत्म हो तब वहाँ पर वो आ जाए बॉर्डर, लेकिन हमें पक्का नहीं पता था कि बॉर्डर है कहाँ पर, क्योंकि बस वाले ने हमसे ये बोला था कि 2 किलोमीटर पहले तुमको छोड़ा है, 2 किलोमीटर के बाद बॉर्डर है। हम 5 किलोमीटर चले लेकिन बॉर्डर आ ही नहीं रहा है। इस तरीके से चलते चलते पैरों में छाले पड़ के 15 किलोमीटर हो गया। तो रात हम लोग आ रहे तो रस कह रहे थे कि बिल्कुल वही वैसी लाइनें लगी हुई हैं वहाँ पर। ये तो रियलिटी है। अच्छा, ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरीके से जो वहाँ पे आपने माहौल देखा, कितना खतरनाक वो माहौल था। कई बार आपने देखा होगा कि गोली चल रही है, कोई लाशें देखी होंगी, क्या ऐसा मंजर आपने देखा था? तो जिस सिटी में हम थे इवानो, वहाँ तो काफ़ी शांति थी, लेकिन जब जिस दिन सबसे पहला बॉम्ब स्ट्राइक हुआ था, तो सबसे उस टाइम जितने यूक्रेन के अंदर जितने भी सिटी ऐसे हैं जहाँ पर एयरबेस हैं, मतलब वो हैं, तो वहाँ पर बम मारे थे, तो उसमें हमारे भी सिटी आता है। तो हमारे यहाँ भी एयरपोर्ट पर बम मारे थे, और टोटल 3 बम मारे थे। एक हमारी जहाँ पर एक पढ़ने जाते हैं क्लास के लिए, जहाँ यूक्रेन बिल्डिंग में हम पढ़ने जाते हैं, वहाँ पर बम मारा था उसके आगे, और एक ओब्लास्ट गांव की तरफ मारा था। तो जब सुबह सो के उठते तब हमें ये सब पता लगता है, तो हम देखते हैं कि खिड़की से दूसरी तरफ की धुआं उड़ रहा है। धीरे धीरे ऐसा मंजर बन जाता है कि खबर आती है, वहाँ का मेयर बोलता है कि जो सामान है लेके रख लो, कुछ पता नहीं आगे क्या होगा, इमरजेंसी लागू हो जाती है। दूसरी लागू हुई थी फिलहाल। फिर हमने अपना पैसा निकाल के 6 घंटे ATM में लग के, 10-10 घंटे लाइनों में लग के वहाँ सामान खरीदेंगे। सभी लोग खरीद रहे, लोकल लोग भी भाग रहे थे कि सामान ले लें। तो पहले तो हमने अपना सामान, सबसे मेन चीज़ समझा कि 10 दिन का राशन पानी लेकर रख लें, तो वो हमने रखा लेकर। फिर दूसरे दिन माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगा, बॉम्ब गिरने लगे। फिर हमारे फ्लैट के सामने से ही एक फाइटर प्लेन गिरता हुआ जा रहा था। अभी तो रशिया का था, ये यूक्रेन का था। दूसरा फाइटर प्लेन उसके पीछे आ रहा था, वो गिरते हुए जा रहा था। वो कहीं जाके इवानो से जाके कहीं गांव में गिरा है वो। फिर उसकी थोड़ी देर बाद वीडियो आई कि ये गिरा था, ये हुआ था। तो सरकार को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो आपके साथी लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, उसको लेकर आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? यही है कि जल्दी जल्दी उन लोग को निकाला जाए। और अब तो फिलहाल सरकार कल से उन्होंने अपना एयरबस भेज दिया है मिलिट्री का, तो उससे भी कम से कम काफ़ी लोग एक ही बार में बच्चे बाहर आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर 3-4 दिन लगातार काम होता रहा, सारे बच्चे वापस आ जाएंगे। चलो हम अर्श से भी बात कर लेते हैं, जो उनके भाई हैं। पहले तो फिलहाल असलम ने सारा कुछ बता दिया है, लेकिन अर्श से थोड़ा बात कर लेते हैं, अनस से बात कर लेते हैं। अनस, जानना चाहेंगे किस तरीके का वो माहौल था, किस तरीके का वो मंजर था? जैसे कि असलम भाई ने बताया, बिल्कुल वैसे ही सब कुछ था। सब डर हो चुका था, डर में हम लोग बिल्कुल घबरा रहे थे। ये मेरे फ्लैट से कुछ ही दूर रहते थे, लेकिन ये मुझे बार बार कॉल करके समझा रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे ही सायरन बोलेगा, काफ़ी बार सायरन बोला कि हम लोग को बंकर में जाना होगा, तो 1-2 बार सायरन बोला था, तो हम लोगों को जल्दी से तैयार होके, हमारा बैग तो पहले ही तैयार रखा था, एक छोटा सा, जिसमें हमने अपने खाने पीने का सामान और पासपोर्ट और वीज़ा रख लिया था, क्योंकि और कोई सामान ले जा नहीं सकते थे। तो हमने जल्दी से वो सब तैयार किया और इनके फ्लैट के पास गए, जिसके नीचे बंकर था, तो हम लोग वहाँ की तैयारी कर रहे थे। फिर वो बंकर में तो नहीं गए, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग को ये छोड़कर जाना ही होगा, क्योंकि हम लोग को बहुत डर लगने लगा था, रात हो गई थी। तो हम सब ने डिसाइड किया और एक अपनी बस जो थी उसको हमने रेंट किया और हम लोग बॉर्डर के लिए चले गए थे। जो हमारी बस थी वो हमारी लगभग 2 लाख की हुई थी, क्योंकि हम लोग को भी काफ़ी पैसों की ज़रूरत थी और हम लोग को भी निकलना ही था। तो हम लोग जितने वो पैसे बता रहे थे हम उसमें चले गए थे। काफ़ी बसेस गई थी और हम भी उसी बस में थे, एक जिसमें हम लोग निकल गए थे। और बहुत सारी बसेस, टैक्सी सब गई थी। सब लोग बहुत डरे हुए थे, इसलिए हम सब निकल गए। अब आप अपने वतन को वापस आ गए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि जैसे कि बहुत अच्छी जगह आ गए हैं और अब सब कुछ ठीक हो गया है। और जितने भी असलम कुछ लोग कहना चाह रहे हैं, असलम कुछ कहना चाह रहे हैं। कि अभी भी हमारे साथी काफ़ी वहाँ फंसे हुए भी हैं, उनकी भी चिंता लगी हुई है, क्योंकि कुछ ऐसे साथी जो हमारे खारकीव वगैरह में फंसे हुए हैं, खारकीव में की में नवाबगंज के ही हैं हमारे, तो उनसे भी लगातार हमारा कांटेक्ट हुआ था। और वो उनकी हालत तो हमसे कुछ ज़्यादा ही परेशान रही है, क्योंकि उनकी यहाँ पर बमबारी बहुत ज़्यादा, 1700 बम एक दिन में गिराए गए खारकीव और की जैसी जगहों पर। तो रात मेरी लास्ट उससे बात हुई थी, तो फिर उसको रात वहीं के एक अम्बेसी का संदेश आया था कि खारकीव को जल्दी जल्दी छोड़ दो 6 घंटे के अंदर। तो उसका मतलब कहने का था ये खारकीव में कुछ बड़ा होने वाला है। तो रात मेरी लास्ट से बात हुई कि तुमने खारकीव छोड़ा नहीं छोड़ा, उसने कहा था खारकीव छोड़ दिया। फिर यही कह के उससे दोबारा बात नहीं हुई है। पता नहीं इस टाइम कहाँ पर है, क्या है, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो इसको बोलते हैं शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसे मिटा सकता है कौन। हमारे साथ इनके वालिद जनाब अशरफ खान जी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि कैसा महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरे दोनों बच्चे, एक मेरा भतीजा है, एक मेरा बेटा, ये दोनों लोग आ गए हैं
और इनके दोनों के आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे घर में एक फिर से नई खुशी पैदा हो गई। जैसे भेजा था इन्हें पढ़ाने के लिए, उस वक्त भी मैं खुश था, और जब वापस आ गए हैं तो आज भी मैं खुश हूँ। और मैं ये चाहता हूँ जितने बच्चे वहाँ रह गए हैं वो भी अपने माँ बाप के पास आ जाएं, अल्लाह ताला वो भी सब लोग खुश हो जाए। अशरफ खान जी बातों को करते करते भावुक हो गए, यानी कि इससे साफ जाहिर होता है कि अभी भी इनको अपने भारतीय लड़कों की, अपने बच्चों की चिंता है। और भी हम आपको पल पल की अपडेट दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे कारवां टीवी में रियाज गुड्डू अंसारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।